अमेरिकी इतिहास का शायद सबसे पेचीदा अनसुलझा मामला डीबी कूपर। 50 साल से ज्यादा हो गए। सोचिए, एक आदमी प्लेन से कूद गया और बस गायब। हाँ बिल्कुल, हवा में जैसे घुल गया हो। ये कहानी हमेशा से ही मतलब लोगों को खींचती रही है। और अब इसमें एक नया मोड़ आया है। एफबीआई ने हाल ही में जुलाई 2025 में करीब 400 पन्नों की गोपनीय फाइलें जारी की हैं और कुछ अलग से जांचें भी चल रही हैं ना। जी, एफबीआई ने वैसे तो 2016 में कहा था कि केस बंद है आधिकारिक तौर पर, लेकिन ये जो नई जानकारी आई है और कुछ स्वतंत्र जांचकर्ताओं के सुराग, ये इस पहेली को फिर से दिलचस्प बना देते हैं। तो आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखते हैं कि इन फाइलों और सुरागों से क्या निकलता है। क्या हम सच के थोड़ा करीब पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, कोशिश करते हैं समझने की। 400 पन्ने, ये तो काफी ज्यादा हैं। इन फाइलों में गोता लगाने पर कोई ऐसी चीज मिली जो वाकई चौंकाने वाली हो, जिसने थोड़ा नजरिया बदला हो? देखिए, सैकड़ों संदिग्धों की जांच का ब्यौरा है। कई तो बहुत ही अजीब थे, मतलब फौरन खारिज कर दिए गए। जैसे एक व्हीलचेयर वाले संदिग्ध की कहानी है। अच्छा। हाँ, पर वो तो जल्दी ही पता चल गया कि वो नहीं हो सकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो सामने आई है वो है कूपर की छोड़ी हुई क्लिप ऑन टाई का नया फोरेंसिक विश्लेषण। हाँ, वो मशहूर टाई, क्या मिला उस पर? कुछ खास? हाँ, काफी कुछ। उस पर सैकड़ों बहुत ही बारीक कण मिले हैं, जैसे टाइटेनियम, बिस्मथ और स्ट्रोंशियम सल्फाइड। ये तो आम धूल मिट्टी नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, ये खास कण हैं और ये इशारा करते हैं कि कूपर का ताल्लुक शायद 1970 के दशक की किसी उन्नत एरोस्पेस या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से रहा होगा। एरोस्पेस मतलब बोइंग जैसी कंपनी या उससे जुड़ी कोई लैब? हाँ, संभवतः किसी ऐसी जगह से जहां ऐसे खास मेटल्स या केमिकल्स इस्तेमाल होते थे। ये जानकारी न सिर्फ उसके काम करने की जगह का अंदाजा देती है, बल्कि कुछ ऐसे संदिग्धों को दायरे से बाहर भी करती है जिनका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था। सही, तो जांच थोड़ी और फोकस हो जाती है इससे। ये तो वाकई बड़ी बात है। मतलब कूपर कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि शायद कोई टेक्निकल बैकग्राउंड वाला बंदा था। फाइलों में और कुछ किसी धोखेबाज का भी जिक्र सुना था। हाँ, एक डोनाल्ड सिल्वेस्टर मर्फी नाम के आदमी का किस्सा है। उसने कूपर होने का दावा किया, पैसे ऐंठने की कोशिश की और फिर जेल गया। ये दिखाता है कि इस केस के साथ कितनी अफवाहें और गलत मोड़ भी जुड़े रहे हैं। अच्छा, तो टाई वाले कण तो एक तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन संदिग्धों पर वापस आएं तो रिचर्ड मैकॉय जूनियर का नाम तो हमेशा उठता है। इन नई फाइलों में उसका कुछ है? दिलचस्प बात यह है कि इन खास फाइलों में जो अभी जारी हुई हैं, उनमें मैकॉय का सीधा जिक्र नहीं मिलता। जांचकर्ताओं ने उसे पहले खारिज भी किया था, आपको याद होगा। कहा था कि हुलिया नहीं मिलता और भी वजहें थी। हाँ। लेकिन 2024 में एक बिल्कुल ही अलग, मतलब अप्रत्याशित मोड़ आया। ओह, वो क्या? मैकॉय के बच्चों ने दावा किया कि उन्हें अपनी मां के पुराने सामान में एक पैराशूट मिला है जो शायद मॉडिफाई किया हुआ है, और साथ में एक लॉग बुक भी। उनका मानना है कि ये शायद कूपर वाले पैराशूट से जुड़ा हो सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खबर है। तो अब क्या? वो चीजें अब एफबीआई के पास हैं। वो उनकी जांच कर रहे हैं, पर नतीजे अभी तक बताए नहीं गए हैं। तो एक तरफ टाई के कण हैं जो टेक बैकग्राउंड बता रहे हैं, दूसरी तरफ ये मकाई वाला पैराशूट। मामला और उलझ गया लगता है। फोरेंसिक की बात करें तो डीएनए का क्या सीन है? सुना उस पर भी कुछ चल रहा है। हाँ, देखिए, आजकल की तकनीक शायद इस पुराने केस में कुछ रोशनी डाल सके। एक स्वतंत्र अन्वेषक हैं, एरिक यूलिस। वो काफी समय से लगे हुए हैं। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? वो एफबीआई से कूपर की टाई के स्पिंडल, मतलब टाई की गांठ वाला हिस्सा, उस तक पहुंच मांग रहे हैं। उनका प्लान है कि उससे डीएनए स्वैब लेकर जेनेटिक वंशावली का मिलान करें। जेनेटिक वंशावली? अच्छा, वो वाला तरीका जिसमें पब्लिक डीएनए डेटाबेस से रिश्तेदारों को ढूंढा जाता है और फिर पहचान तक पहुंचने की कोशिश होती है। बिल्कुल वही। देखिए, एफबीआई के पास टाई से मिला एक आधा अधूरा डीएनए प्रोफाइल पहले से है, पर वो किसी की पहचान पक्की करने के लिए काफी नहीं है। यूलिस को उम्मीद है कि टाई की गांठ से शायद बेहतर सैंपल मिल जाए और फिर मॉडर्न तकनीक से शायद कुछ पता चल सके। लेकिन एफबीआई ने अभी तक हाँ नहीं कहा है। क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? एक बड़ी चिंता है साक्ष्य की कस्टडी श्रृंखला, यानी चेन ऑफ कस्टडी की। मतलब ये पक्का करना कि इतने सालों में सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई, और क्या वो कानूनी तौर पर मान्य रहेगा। ये सब पेचीदगियां हैं। समझ सकती हूँ, सबूत बहुत पुराना है, उस तक पहुंचना भी आसान नहीं। तो अभी एफबीआई का आधिकारिक रवैया क्या है? केस बंदी मान रहे हैं वो?
आधिकारिक तौर पर तो बंद ही है। उनका कहना है कि जब तक कोई ठोस भौतिक सबूत नहीं मिलता, जैसे कि वो पैराशूट या फिरौती के पैसे का बड़ा हिस्सा, तब तक जांच दोबारा नहीं खुलेगी। अच्छा। मैकॉय के बच्चों वाला पैराशूट जो है, उसकी जांच इसी शर्त के तहत हो रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा, नतीजे अभी पब्लिक नहीं हैं। और अगर मान लीजिए यूलिस को डीएनए टेस्ट की इजाजत मिल जाती है और वो कामयाब हो जाता है? अगर ऐसा हो गया तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। दशकों से जो पहचान छुपी हुई है वो शायद सामने आ जाए। ये इस रहस्य को सुलझाने का सबसे बड़ा मौका हो सकता है। लेकिन ये सब अगर पर टिका है। तो कुल मिलाकर देखें तो हाल के एफबीआई फाइलों से कूपर के संभावित बैकग्राउंड, खासकर वो टाई वाले कणों से हमारी समझ थोड़ी बेहतर हुई है। उधर मैकॉय वाला पैराशूट एक अलग उम्मीद जगा रहा है, पर कूपर कौन था, ये सवाल अब भी वहीं का वहीं है। बिल्कुल। असल उम्मीदें अब दो ही चीजों पर टिकी हैं, मैकॉय वाले पैराशूट की जांच के नतीजे, और दूसरा, क्या जेनेटिक वंशावली परीक्षण हो पाएगा और कामयाब रहेगा। बाकी सब अभी भी अटकलें ही ज्यादा हैं। सही कहा। इतने साल बाद भी इस केस में नए मोड़ आ रहे हैं, ये अपने आप में हैरान करने वाला है। जी। तो आखिर में सोचने वाली बात ये रह जाती है, क्या जेनेटिक वंशावली जैसी आधुनिक तकनीक वाकई इतने पुराने ठंडे पड़ चुके मामले को सुलझा सकती है, खासकर जब सबूतों तक पहुंच, उनकी हालत, कानूनी दांव-पेच, ये सब बड़ी चुनौतियां हों? या फिर डीबी कूपर हमेशा के लिए इतिहास की एक अनसुलझी रहस्यमय कहानी ही बनकर रह जाएगा?